बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड। इससे पहले हम टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड और सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स मीन अक़साम, आप जिसको कह सकते हो, ठीक है। तो सॉलिड के दो किस्में होती है, दो अक़साम उनके होते हैं, और वो क्या है तो वो डिपेंड करते हैं ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के। अगर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आपके पास रेगुलर है या इर्रेगुलर है, रेगुलर है या इरेगुलर है, ठीक है। रेगुलर मीन कि एक ख़ास एक फिक्स्ड पैटर्न में हो, एक फिक्स तरतीब से हो, एंड इरेगुलर मीन्स कि वो फिक्स पैटर्न ना हो, फिक्स पैटर्न ना हो। तो जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, अगर वो फिक्स्ड है तो उनको एक टाइप ऑफ सॉलिड कहेंगे, अगर फिक्स नहीं है, इरेगुलर है, तो उनको दूसरा टाइप ऑफ सॉलिड कहेंगे, ठीक है। तो आपके पास टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स है। नंबर फर्स्ट आपके पास जो यहाँ पे दिया गया है दैट इज़ एमॉर्फस सॉलिड। क्या कहते हैं? एमॉर्फस। अब एमॉर्फस सॉलिड इसको देखिए, ये शेपलेस होते हैं। क्या कहा गया कि एमॉर्फस मीन शेपलेस। इसी वजह से इनको हम ट्रू सॉलिड नहीं कहते, इसको हम ट्रू सॉलिड नहीं कहते, बल्कि इनका जो दूसरा नाम है दैट इज सुपर कूल्ड लिक्विड्स। क्या है? एमॉर्फस को हम क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ठीक है, क्योंकि ये शेपलेस होते हैं, ये ट्रू सॉलिड्स नहीं होते, ट्रू सॉलिड्स नहीं होते, ठीक है। अब सॉलिड इन विच द पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड, और हमने पढ़ा कि इरेगुलरली अरेंज्ड, इरेगुलरली और नॉट रेगुलरली अरेंज्ड, इन विच द पार्टिकल्स आर नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड, या हमने कहा कि जिसमें पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज ना हो, या इम्प्रॉपरली अरेंज्ड हो, या प्रॉपरली अरेंज ना हो। तो अब थ्री डायमेंशंस में, थ्री डायमेंशंस मैंने आपको बताया था, थ्री डायमेंशंस इसको कहते हैं कि आपके पास जैसे ये देखिए, ये अगर हम देखें तो ये आपको थ्री डायमेंशनल, अगर हम इस तरह देखें तो ये टू डायमेंशनल व्यू हमें मिल रहा है। ये देखिए, ये सिर्फ उसकी हमें ये वाली मोटापा दिख रहा है और ये लंबाई दिख रही है, ठीक है। इसको हम टू डायमेंशनल व्यू कहते हैं। अगर हम इस तरह देखें इसको तो ये थ्री डायमेंशनल व्यू है। अब देखिए थ्री डायमेंशनल कैसे है, तो एक हमें लंबाई दिख रही है, दूसरी हमें उस तरह से मोटापा दिख रहा है, और तीसरा हमें ये साइड भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये है थ्री डायमेंशनल व्यू, ठीक है। तो थ्री डायमेंशन तीन अतराफी जिसमें हम एक्स वाई और जी कहते हैं, एक्स वाई जी एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये इसको हम थ्री डायमेंशनल कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्री डायमेंशनल, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। तो पार्टिकल्स आप कह रहे हैं कि एमॉर्फस सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में इरेगुलरली या इम्प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। क्या कहते हैं? एमॉर्फस। या सिंपल वर्ड में हम कहें तो वी कैन से दैट एमॉर्फस सॉलिड आर वन दैट लेक्स ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल, जिसमें ऑर्डर अरेंजमेंट ना हो। लेक्स मीन कमी या ना होना, कमी होना या ना होना, ठीक है। तो जिसमें आपके पास ये प्रॉपरली अरेंज ना हो पार्टिकल्स, तो ऐसी सॉलिड्स को हम क्या कहेंगे? एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड्स आर हार्ड लाइक ट्रू सॉलिड। ये हार्ड तो होते हैं ट्रू सॉलिड्स की तरह, मतलब रिजिड होते हैं। हार्ड मीन्स रिजिड, ठीक है। तो ये रिजिड तो होते हैं, हार्ड तो होते हैं ट्रू सॉलिड्स की तरह, बट उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। इसकी मिसाल आप कैसे ले सकते हो? आपने कभी वो बुक वाला गेम खेला होगा जिसमें हम बुक्स को या किसी ब्लॉक्स को ऐसे कड़े कर देते हैं प्रॉपर डिस्टेंस में, ठीक है। फिर हम एक ब्लॉक को धक्का देते हैं तो बाकी सारे ब्लॉक्स क्या हो जाते हैं? वो गिर जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए, जैसे ये देखिए, अगर मैं इसको धक्का दूँ, इसको फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये इस पे गिरेगा, ये फिर इस पे गिरेगा, इस तरह ये सारे एकदम से गिर जाएंगे, ठीक है। ये रेगुलर अरेंजमेंट है। क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। दैट मीन्स कि ये वन हिट से या वन स्ट्राइक से ये गिर जाएंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको मैं धक्का दूंगा तो क्या ये गिरेंगे? नहीं, क्योंकि ये गिर जाएगा यहाँ तक तो नहीं पहुंच रहा, तो ये नहीं गिर रहे। फिर इसको धक्का दूंगा तो ये गिर जाएगा इसके साथ, लेकिन ये वाले नहीं गिरेंगे। फिर इसको धक्का दूंगा तो ये भी इसके साथ गिर जाएगा, लेकिन ये वाले नहीं गिरेंगे। फिर मैं इसको धक्का दूंगा तो ये तीनों गिर जाएंगे आपके पास। ये देखिए, तो ये 1 2 3 4, मतलब कि एक वैल्यू नहीं आ रही, 4 वैल्यूज़ आ रही है। कितनी आ रही है? 4 वैल्यूज़, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1 to 4 वैल्यूज़ में, या 1 to 4 में ये स्ट्राइक्स में ये गिर जाएगा, 1 to 4 स्ट्राइक्स में, ठीक है। दैट मीन्स ये वन स्ट्राइक मीन्स कि शार्प है। क्या है? शार्प। और ये क्या है? ये रेंज है। क्या है? रेंज, ठीक है। तो ये रेंज ऑफ टेम्परेचर आपके पास, ये प्रॉपर्टी है एमॉर्फस सॉलिड की। तो आपको कह रहे हैं कि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स की तरह हार्ड तो होते हैं, लेकिन उनकी ट्रू सॉलिड्स की तरह शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती, शार्प मेल्टिंग पॉइंट उनकी
नहीं होती, मतलब वन वैल्यू नहीं होती उनकी, ठीक है, क्योंकि उनमें पार्टिकल जो होते हैं वो इरेगुलरली अरेंज्ड है। क्या है? इरेगुलरली। अगर वो रेगुलरली अरेंज होते जैसे कि ट्रू सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होते हैं, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रू सॉलिड और दूसरा नाम क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सी सॉलिड? क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनमें पार्टिकल जो होते हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स्ड होता है। इस वजह से उनको अगर हम मेल्ट करना चाहें तो वो एक वैल्यू पे मेल्ट हो जाएगी। आपको ये एग्जांपल समझ आ गया होगा जिसमें हमने ब्लॉक्स रखे हुए हैं। अगर हम एक ब्लॉक को धक्का देंगे ये ऊपर वाली कंडीशन में इसमें, तो सारे ब्लॉक एकदम से गिर जाएंगे, वन स्ट्राइक पे सारे ब्लॉक क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। लेकिन अगर हम ये दूसरे को देखें जिसमें इरेगुलरली अरेंज्ड है, तो इसमें हम इसको धक्का देंगे तो ये वाले नहीं गिरेंगे, फिर इसको धक्का देंगे ये दोनों गिर जाएंगे लेकिन ये वाले नहीं गिरेंगे, फिर इसको धक्का देंगे तो ये वाले गिर जाएंगे लेकिन ये वाले नहीं गिरेंगे। तो ये 4 स्ट्राइक्स इनको मिलेंगे, 4 वैल्यूज। तो हम कहेंगे कि 1 to 4 स्ट्राइक्स में ये गिर जाएंगे, ठीक है सारे। तो ये रेंज है, ये एक वैल्यू नहीं है। तो ये अमोर्फस सॉलिड की बात है। आप इससे आपको अमोर्फस सॉलिड की समझ आ जाएगी, क्योंकि अमोर्फस सॉलिड में पार्टिकल जो होते हैं वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं। इस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सॉलिड की तरह, चूंकि ये बाकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह हार्ड तो होते हैं लेकिन ये उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं आएगा, वन वैल्यू नहीं आएगी, वन स्ट्राइक या वन वैल्यू आपके पास उनकी मेल्टिंग पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो रेंज में होगा। किस में होगा? रेंज में, मतलब कि एक खास टेम्परेचर से एक खास टेम्परेचर तक वो मेल्ट होंगे, ठीक है। अब देखिए, amorphous solids are hard like true solids but they do not have sharp melting point, one valued melting point उनका नहीं होगा। they melt over a range of temperature, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे वो मेल्ट होंगे। फॉर एग्जांपल ग्लास है, वैक्स है, मोम जिसको हम कहते हैं, बटर है, प्लास्टिक है, रबर है, कॉटन है, कैंडी है। अगर आपने ग्लास को देखा हो, जैसे ग्लास है, वैक्स है, अगर आपने ग्लास को कभी मेल्ट होते देखा हो तो ग्लास पहले टूट जाता है, फिर उसके बाद मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। खास टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता, फिर वो टेम्परेचर बढ़ रहा होता है और ग्लास भी साथ साथ में मेल्ट हो रहा होता है, ठीक है। मतलब जैसे हमने पढ़ा कि मेल्टिंग पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना, तो ग्लास की मेल्टिंग के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। दैट मीन्स कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प नहीं है। तो अगर ये शार्प नहीं है मेल्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स कि आपके पास ये ट्रू सॉलिड नहीं है, ट्रू सॉलिड नहीं है। क्योंकि अगर ये ट्रू सॉलिड होता तो इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता, मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता तो फिर ये प्रॉपर्टी, मतलब कि जैसे हमने पहले पढ़ा ना कि मेल्टिंग पॉइंट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, प्रॉपर्टी है सॉलिड की, और इससे हम सॉलिड की प्योरिटी चेक करते हैं कि वो प्योर है कि नहीं है। प्योर मीन्स कि वो ट्रू सॉलिड है कि नहीं है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आपके पास अमोर्फस सॉलिड है, ठीक है, और इनके मेल्टिंग पॉइंट, इनमें पार्टिकल्स इरेगुलरली अरेंज होंगे, इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होंगे, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ये मेल्ट होंगे, ठीक है। और ये जो है आपके पास इनका कोई ख़ास शेप नहीं होगा, कोई ख़ास शेप नहीं होगा, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है अमोर्फस सॉलिड। क्योंकि अमोर्फस के मानी क्या है? शेपलेस, जिनका कोई ख़ास शक्ल ना हो, ठीक है। ये देखिए आपको डायग्राम्स दिए गए हैं। ये कॉटन कैंडी है, जो आप जो रुई सी होती है जो चीनी से बनाई जाती है, आपने देखा होगा, वो रेड कलर मुख्तलिफ कलर के होते हैं, बच्चे खाते हैं उसको। रबर है आपके पास, जो इरेजर वगैरह में भी आप यूज़ करते हो, और भी बहुत सारे रबर है आपके पास। बटर है आपके पास, ये देखिए आप, ये आपको दिया गया है बटर, ठीक है, मक्खन जिसको हम कहते हैं। ये वैक्स है आपके पास, मोम जिसको हम कहते हैं। पार्टिकल्स अरेंजमेंट इनमें क्या होती है? इरेगुलर होती है। देखिए यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा, ये देखिए तो ये स्पेस इरेगुलर आ रहा है, तो इस वजह से इसको कहते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। तो जितना इरेगुलर अरेंजमेंट होगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प नहीं आएगी, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद देखिए तो ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड। क्या कहते हैं इसको? ट्रू सॉलिड, ठीक है। इसको उर्दू में कलमी ठोस अशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कलमी ठोस अशिया, ठोस सॉलिड को कहते हैं, ठीक है। तो कलमी ठोस अशिया जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है आपके पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दी सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर, मतलब पार्टिकल्स मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था पहले फर्स्ट चैप्टर में कि पार्टिकल्स का मतलब आयन हो सकता है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, फार्मूला यूनिट्स हो सकता है, ठीक है। इस तरह से और आपके पास हो सकते हैं, तो ये एटम्स हो सकते हैं। तो ये सब आपके पास क्या है? पार्टिकल्स की बात करें, ठीक है। आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न। रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न, मैंने आपको कहा पैटर्न तरतीब को कहते हैं। 3 डायमेंशन में आपको बताया कि जैसे ये देखिए, ये 3 डायमेंशन व्यू है, ये उसकी मोटाई है, ये इस तरह से भी है और इस तरह से भी है। ये देखिए एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, ठीक है। तो ये सारे आपके पास 3 डायमेंशन इसको कहते हैं। तो अगर पार्टिकल्स 3 डायमेंशनल वे में रेगुलरली अरेंज हुई, देखिए इनके बीच में डिस्टेंस और इनके बीच में डिस्टेंस सेम है, इनके बीच में डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस सेम अगर आ रहा है तो दैट मीन्स कि ये रेगुलरली अरेंज्ड है। क्या है? रेगुलरली अरेंज्ड, ठीक है। दे हैव डिफरेंट शेप सरफेस एंड पेसेस, उनके शेप्स सरफेसेस और पेसेस जो होती है, पेसेस इसको पेस कहते हैं। ये देखिए ये क्यूब का आपने देखा होगा, क्यूब इसका जो एक साइड होता है उसको हम पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस, ठीक है। इस तरह से ये दूसरा पेस हुआ, इसका क्या हुआ? ये दूसरा पेस, ठीक है। इस तरह से ये ऊपर वाला तीसरा पेस, उस साइड पे जो है ये चौथा पेस, ये नीचे वाला पांचवा पेस, और ये इस साइड पे जो पीछे है ये क्या है? छठा पेस, ठीक है। तो 6 पेसेस होती है आपके पास किसी भी क्यूब के। जैसे आपने वो छक्का देखा होगा, वो जो लूडो में होता है, उसके बीच 6 पेसेस होती है, इसलिए उस पर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 पेसेस होती हैं उनके, तो वो भी क्यूब है आपके पास, ठीक है। तो ये खास शक्ल आएगा, उनके खास शेप्स होंगे, खास सरफेसेस होंगे, खास पेसेस होंगे। ये उनका सरफेस है, सरफेस एरिया, स्पेस के एरिया को क्या कहते हैं? सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो उनके खास सरफेसेस भी होंगे और पेसेस भी होंगे, ठीक है। फिर ईच पेस हैज़ अ डिफरेंट एंगल, हर पेस का एंगल डिफरेंट होगा। जैसे क्यूब में देखें तो ये एंगल जो आपके पास है ये 90 डिग्री का है। किसका है? 90 डिग्री। 90 डिग्री जानते हो ना, जिसमें आपके पास परपेंडिकुलरली अगर दो सरफेस एक दूसरे के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर है, जैसे ये देखिए ये 90 एंगल है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है? 90 एंगल है, ठीक है। इस तरह से ये पेज का जो होता है ये क्या होता है? 90 एंगल होता है, ठीक है। तो ईच पेस हैज़ डिफरेंट एंगल विद अदर पेस, दूसरे पेस के साथ, ये एक पेस हुआ, ये दूसरा पेस हुआ, तो इनका एंगल जो होगा वो डिफरेंट होगा। क्या होगा? फिक्स्ड होगा। प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, आपने याद रखना है कि प्योर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे? शार्प होंगे। मैंने आपको कहा शार्प किसे कहते हैं? वन वैल्यूड को। किसको? वन वैल्यूड। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, नेप्थलीन। सोडियम क्लोराइड क्या आपको पता है? 801 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है? 801 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी तरह से नेप्थलीन का भी मेरे ख्याल से कोई 80 प्लस है आपके पास, 81, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब ये आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात ही की गई। क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहले आपको क्या कि पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स, वो क्या होते हैं? वो अरेंज्ड होते हैं रेगुलरली इन 3 डायमेंशनल पैटर्न्स, ठीक है। रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं 3 डायमेंशनल रीजन में। और उसका क्या होता है कि दे हैव डिपेंडेंट सरफेसेस, उनके सरफेसेस भी डिपेंडेंट होते हैं, खास होते हैं, और पेसेस भी क्या होते हैं? खास होते हैं, ठीक है। फिर हर पेस का दूसरी पेस के साथ एक खास एंगल होता है, ठीक है। और प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? शार्प होगी, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इन NaCl जिसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस है, नेप्थलीन का 80 और 81 है आपके पास, ठीक है। इस तरह से ये एक्टिविटी देखें, आपको कह रहे हैं कि ग्रुप वर्क आपके पास, आपने ग्रुप में बैठना है और आपने ये बताने हैं कि कौन से सॉलिड है कौन से नहीं है ठीक है। तो देखिए मार्बल जो आपके पास होते हैं, मार्बल, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, तो इनका भी खास शक्ल होता है, ठीक है। ये भी क्रिस्टलाइन में आते हैं। ग्लास जो है ये एमोर्फस सॉलिड है। क्या है? एमोर्फस। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड CS, ये एमोर्फस सॉलिड टेबल साल्ट NaCl को कहते हैं। ये भी क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। इस तरह से बेकिंग सोडा NaHCO3 को कहते हैं, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जिसको कहते हैं, जो सोडा आप यूज़ करते हो खाने में और आटे में डालते हैं ना, तो वो, ठीक है। तो आपके पास क्या है? एमोर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड है CS, ठीक है। इस तरह से चारकोल जिसको हम कहते हैं जो कोयले से बनता है, वो आपके पास एमोर्फस सॉलिड है। क्या है? एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। उनका खास शक्ल नहीं होता। लिड पेंसिल जो होता है आपके पास लिड से बना होता है, ग्रेफाइट लिड पेंसिल जो आप यूज़ करते हो घर पे, तो मतलब जो लिखते हो आप जिससे, तो वो भी आपके पास क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये देखिए कैंडल वैक्स जो आपके पास है, मोम, ये एमोर्फस सॉलिड होते हैं। इस तरह से प्लास्टिक जो आपके पास है ये भी एमोर्फस सॉलिड होता है। इरेजर रबर से बना होता है, ये भी क्या होता है? एमोर्फस सॉलिड होता है। एंड रबर इज आल्सो एन एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। इन ग्रुप ऑफ 5 8 कंबाइन योर कलेक्शन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस, ठीक है। 5 आपने या 8 ग्रुप में, 8 बंदों के ग्रुप में आपने बैठना है और आपने क्या करना है कि इन कलेक्शन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस को आपने कंबाइन करना है, ठीक है। मुख्तलिफ 5-5 के ग्रुप में, 6-6 के ग्रुप में आपने इसको कंबाइन करना है, ठीक है। क्लासीफाई दिए अबव मेंशन सॉलिड इनटू क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस, तो हमने कर दिया यहाँ पे, ये देखिए। तो CaCO3 इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मार्बल है। Glass amorphous solid है, NaCl is an crystalline solid, baking soda is also a crystalline solid, charcoal is an amorphous solid, lead pencil is also crystalline solid, candle wax
प्लास्टिक, इरेजर, रबर, दीज ऑल आर एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो ये आपके पास उसके डिस्क्रिप्शन हो गए। फिर आप ये देखिए साइंस सोसाइटी लिंक है आपके पास, तो बता रहे हैं कि मीट और फिश जो होते हैं वो प्रिजर्व किए जाते हैं, महफूज बनाए जाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, जैसे आपने मतलब ईद उल अज़हा के दिनों में देखा होगा। ठीक है, तो वो कैसे महफूज बनाए जाते थे कि उनको साल्ट के साथ उनको ट्रीट किया जाता था। क्योर्ड मीन्स कि ट्रीटेड। ठीक है, यहाँ पे क्योर्ड का मतलब इलाज करना नहीं है, ट्रीटेड का इसका मतलब है। ट्रीटेड मीन्स कि उनको उनके साथ रिएक्ट करवाया जाता है, उनके साथ उनको उन पे साल्ट में उसको रखा जाता है, साल्ट में। ठीक है, अब साल्टिंग या उस पर डाला जाता है साल्ट। ठीक है, अब साल्टिंग विद सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड आप उस पर डालते हो, NaCl जिसको हम कहते हैं, टेबल साल्ट जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उस पर आप डालते हो तो ये क्या होता है, ये मीट को प्रिजर्व कर रहा होता है। साल्ट हेल्प्स इन क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो। क्यों? क्योंकि आपके पास जब आप उस पर सॉलिड डालते हो तो सॉलिड जो आपके पास जो आइस होता है सॉलिड फॉर्म में, जो मतलब NaCl होता है, नमक होता है, साल्ट होता है सॉलिड फॉर्म में, तो वो क्या करता है कि वो उसमें से वो मेटल में जो मतलब जो मीट है आपके पास, उनके सेल में से पानी बाहर खींच रहा होता है। क्यों खींच रहा होता है? क्योंकि बाहर जो है वो साल्ट है। अब साल्ट जो है वो हायर कंसनट्रेशन में है, तो मीट के अंदर जो सेल्स वगैरह हैं, जो टिश्यूज़ हैं, मीट जिससे बना होता है, गोश्त जिससे बना होता है, तो उनके अंदर पानी जो है वो ज़्यादा होता है। तो साल्ट क्या करता है कि वो पानी ऑस्मोसिस के ज़रिए, आपने बायो में पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच लिक्विड मॉलिक्यूल मूव्स टुवर्ड्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, लिक्विड मूवमेंट्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये देखिए, ये आपके पास ऑस्मोसिस की डिफिनीशन है। जैसे हमने पढ़ा कि हम मीट पे जब साल्ट डालते हैं तो साल्ट क्या करता है कि वो मीट जो सेल से बना होता है, अब सेल के इर्द गिर्द हमने पढ़ा है कि सेल के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। एंड सेल मेम्ब्रेन आपने याद रखना है कि ये सेमी परमिएबल है। क्या है? सेमी परमिएबल। अब सेमी परमिएबल किसे कहते हैं? तो आप परमिएबल कहते हैं इजाज़त देने को। ठीक है, मेम्ब्रेन कहते हैं जली को। तो ऐसे मेम्ब्रेन, ऐसी जली जो कुछ चीज़ों को इजाज़त दे। सेमी मीन्स नीम, क्या कहते हैं? नीम, आधा। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ चीज़ों को अपने में से गुजरने की इजाज़त दे और कुछ को ना दे, तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी मेम्ब्रेन्स को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे फिल्टर पेपर आपने देखा होगा। ठीक है, इसी तरह से आपने घरों में जो अक्सर दुपट्टे से वगैरह से या चांद से वगैरह से क्या करते हैं कि वो कुछ चीज़ें चांद रहे होते हैं, तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, क्योंकि वो पानी को या चाय को तो नीचे जाने दे रहे होते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को, पत्तियों वगैरह को या किसी और इम्प्योरिटी को वो नीचे जाने नहीं दे रहे होते। तो ऐसी चीज़ें जो कुछ चीज़ों को अपने में से गुजरने की इजाज़त दे और कुछ को ना दे, ऐसी मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। अगर सबको इजाज़त दे तो उसको परमिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे? परमिएबल। ठीक है, और अगर किसी को भी इजाज़त ना दे तो आपने फिर यहाँ पे डालना है इम्परमिएबल, IM डालना है, जैसे इम्पॉसिबल होता है ना, तो इसी तरह से इम्परमिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब ऑस्मोसिस क्या है? तो ऑस्मोसिस इज मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मीन्स कि लिक्विड मॉलिक्यूल जो भी आपके पास होते हैं, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया। मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के मोमेंट को किसके ज़रिए? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, किस, कहाँ पे? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे। तो ऐसे मोमेंट्स को हम ऑस्मोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। बायो में ये एक अहम फिनोमेना है। तो जब आप मीट पे ये सॉलिड NaCl डालते हो तो क्या होता है कि सॉलिड NaCl को पानी में हल करने का मतलब पानी में हल होना होता है, पानी उसको बहुत चाहिए होता है, तो वो क्या करता है कि वो उस मतलब मीट के सेल्स में से जो उनका सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू पानी बाहर निकल रहा होता है। उस प्रोसेस को हमने पढ़ा कि ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी बाहर आ जाता है। अब पानी बाहर आएगा तो अगर पानी ही नहीं होगा तो बैक्टीरिया वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए मॉइस्चर कंटेंट का होना ज़रूरी है, पानी का होना क्या है? ज़रूरी है। क्योंकि आपने कुरान में भी पढ़ा हुआ है कि जो हर चीज़ जो है वो पानी से बनाई गई है, तो इसी तरह से बैक्टीरिया भी, हर लिविंग के लिए पानी होना ज़रूरी है। अगर पानी नहीं है किसी सेल में तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे शहद होता है ना, हम कहते हैं ना कि शहद क्या है कि शहद आपके पास एक ऐसी खुराक है जो सालों तक ख़राब नहीं होती। जैसे कि अभी अभी आपके पास एक आपने एक खबर सुनी होगी कि जिसमें कहा गया था कि कहीं पे कोई शहद का सैंपल मिला है जो कि 5000 साल पुराना है, दैट इज़ स्टिल एडिबल। आप उस अभी भी वो हो मतलब उसको आप उसको खाया जा सकता है, वो इतना मतलब कि वो सही है, अभी भी ख़राब नहीं हुआ। ठीक है, तो शहद ख़राब क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता, मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, उसमें पानी बहुत कम होता है। ठीक है, तकरीबन कोई
टू 17% उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है। इस वजह से शहद जो है वो ख़राब नहीं होता, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते। तो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए पानी का होना मस्ट है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने पानी डाला हुआ है गोश्त के ऊपर, और फिर क्या हुआ होता है कि वो गोश्त जो है वो उनसे वो पानी साल्ट हमने डाला हुआ है गोश्त के ऊपर, तो वो साल्ट क्या करता है कि वो उस पानी को मीट के सिल में से बाहर निकल रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पानी वहाँ पे सिल के अंदर नहीं होगा। अब सिल के अंदर पानी नहीं होगा, मीट के अंदर पानी नहीं होगा, तो क्या होगा कि वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जब पानी में मतलब साल्ट हल हो जाता है तो उसमें एसिड्स और बेस बन जाते हैं। जैसे आपके पास ये रिएक्शन आपने पढ़ा था 8 में कि H2O प्लस NaCl आपके पास जब कंबाइन होते हैं, H2O प्लस NaCl जब आपके पास कंबाइन होते हैं तो ये आपके पास बनाते हैं HCl प्लस NaOH। अब HCl तो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इस वजह से साल्ट वाटर में भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाए। तो आपको कह रहे हैं कि अगर आप 20% सोल्यूशन ले लें, कितना ले लें 20% मीन्स कि आप 20 ग्राम आपने परस करें, आप 100 ग्राम सोल्यूशन बना रहे हो तो आपने उसमें 20 ग्राम नमक लिया हुआ है और बाकी के 80 ग्राम जो है वो आपने पानी लिया हुआ है, तो इसको हम कहेंगे 20% सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो 20% सोल्यूशन जो आपके पास NaCl का है, ठीक है, तो ये आप जब इसको आप यूज़ करोगे तो ये तकरीबन बैक्टीरिया, मोस्ट स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, जिससे आपका गोश्त या पेस्ट जो है वो ख़राब नहीं होगा और आप उसको प्रिजर्व कर पाएंगे अपने मतलब कि मुस्तकबिल के यूज़ के लिए आप उसको रख पाओगे, ठीक है। इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।